नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल कॉमिक्स लाइफ में। शुरू करते हैं मनोज कॉमिक्स की एक और मज़ेदार कॉमिक्स, मौत का वारिस पार्ट 2। पत्थर को सुरंग के मुंह पर से हटाने के लिए उसने पूरा जोर लगा दिया। अंततः उसका परिश्रम रंग लाया और पत्थर एक ओर को हट गया। फिर उसने पत्तों के द्वारा बनाए गए दोने में बावड़ी का पानी भरा और सुरंग में प्रवेश किया। ओह! तुरंत ही बावड़ी के पानी ने अपना कमाल दिखाया। सर्पों का झुंड उसे बिना कुछ कहे सुरंग से बाहर चला गया। तब वह सुरंग में आगे बढ़ा। कुछ देर बाद वृंदा के बताए मुताबिक अनंत एक हरे भरे बगीचे में पहुंचा। वह रहा वह विशाल पेड़ जिसकी शाख पर रतन जड़ित सिंहासन व बोलने वाला तोता है। उस पेड़ के नीचे पहुंचकर उसने पेड़ की 7 बार परिक्रमा की। तत्पश्चात, अनंत, तुम साहस करके यहाँ तक तो आ गए हो, लेकिन जादुई सिंहासन तुम्हें तभी मिल सकता है जब तुम मेरे द्वारा सुनाई गई अधूरी कहानी को सही प्रकार से पूरी कर दोगे। तो बोलने वाले तोते, जल्दी से सुनाओ वह कहानी। फिर सुनो अनंत, रामपुर नामक गांव में झवेर नाम का एक अत्यंत गरीब लक्कड़हारा रहता था। वह प्रतिदिन जंगल से लकड़ियां काटकर लाता और उन्हें बेचकर जो कुछ मिलता था उससे अपना व अपने परिवार का पेट पालता था। एक दिन जब वह जंगल में लकड़ियां काटकर उनका गट्ठर बना रहा था तो उसे घास में पड़ी एक मणि दिखाई दी। ओह, कितना सुंदर पत्थर का टुकड़ा है! उस मणि को पत्थर का टुकड़ा समझकर उसने उठा लिया और अपनी जेब में रख लिया। समय बीतता गया। एक दिन झवेर की पत्नी उससे बोली, स्वामी, घर में नमक नहीं है, जाकर रामलाल की दुकान से ले आओ। कमला, जेब में तो एक भी पैसा नहीं है, नमक कहाँ से लाऊं? तभी उसे उस मणि का ध्यान आया जिसे वह पत्थर का टुकड़ा समझ जंगल से उठा लाया था। उसे लेकर वह दुकानदार के पास गया। रामलाल जी, मुझे जंगल में एक दिन यह पत्थर का सुंदर टुकड़ा मिला था। अगर यह आपके कुछ काम आ सके तो इसे रख लीजिए और बदले में थोड़ा सा नमक दे दीजिए। ओह, इतनी सुंदर मणि! पत्थर के उस टुकड़े को देखते ही रामलाल के मुंह में पानी भर आया। फिर वह अपने मन के भावों को छिपाता हुआ झवेर से बोला, ठीक है झवेर, यह टुकड़ा मुझे दे दो, मैं बदले में तुम्हें नमक दे दूंगा। झवेर से मणि ले रामलाल ने उसे मणि के वजन के बराबर नमक दे दिया। झवेर के वहां से जाते ही रामलाल उस मणि को लेकर एक जौहरी के पास पहुंचा। जौहरी जी, मैं आपके लिए एक बढ़िया चीज लाया हूँ, जरा देखिए तो सही। रामलाल से मणि लेकर जौहरी ने अच्छी तरह उसे जांचा परखा। ओह, यह तो बोलने वाली दुर्लभ मणि है। यह मणि राजा को देकर उससे इसकी मनमानी कीमत वसूल की जा सकती है। उसके मन में पाप समा गया। वह घुड़क कर रामलाल से बोला, क्यों रामलाल, यह पत्थर तुम्हें कहाँ मिला? कहीं राजा के खजाने से तो चोरी नहीं किया है? यह क्या कह रहे हो जौहरी जी? मैं भला खजाने में चोरी करूंगा? इसे तो एक लक्कड़हारा मुझे नमक के मोल में दे गया था। यदि इसकी कुछ कीमत मिल सकती है तो मुझे दे दो, अन्यथा यह पत्थर मुझे वापस कर दो। क्या तुम इसे कोई कीमती पत्थर समझ रहे हो रामलाल? अरे, मेरे पास तो इस तरह के सैकड़ों पत्थर के टुकड़े पड़े हैं, लेकिन जब तुम इसे यहाँ लेकर आ ही गए हो तो रख लेता हूँ। फिर मणि के बदले में जौहरी ने रामलाल को चांदी का एक सिक्का दे दिया। रामलाल उसे लेकर खुशी खुशी चला गया। उसके जाने के बाद जैसे ही जौहरी ने उस मणि को उठाकर तिजोरी में रखना चाहा, छनाक! ओह, मणि के टुकड़े टुकड़े हो गए थे। यह देख जौहरी ने खिन्नता से भरकर मणि से कहा, हे मणि, जब तू जंगल में धूल में पड़ी थी तब भी नहीं टूटी, जब तू लक्कड़हारे की जेब में पड़ी थी तब भी नहीं टूटी, जब तुझे रामलाल ने नमक के बदले में खरीदा तब भी तू नहीं टूटी, लेकिन आज मेरे हाथों में पहुंचते ही टूटकर टुकड़े टुकड़े हो गई। ऐसा क्यों? अनंत को इतनी कहानी सुनाने के पश्चात बोलने वाला तोता उससे बोला, अनंत, जौहरी की तिजोरी में पहुंचते ही मणि टूटकर क्यों बिखर गई? जौहरी के प्रश्नों का मणि ने क्या उत्तर दिया? क्या तुम मुझे इन प्रश्नों के उत्तर दे सकते हो? तोते की बातें सुन अनंत सोच में पड़ गया। कुछ देर सोचने के पश्चात बोलने वाले तोते, तिजोरी में बिखरकर टूटी हुई मणि के टुकड़ों ने जौहरी से उसके प्रश्नों के उत्तर में ये कहा, जौहरी, मैं वन में एक राजा के मुकुट से टूटकर धूल में गिर गई थी, पर धूल में गिरकर भी मुझे विश्वास था कि अगर मैं राजा के मुकुट से धूल में पहुंच सकती हूँ तो एक दिन
इस धूल से भी मेरी मुक्ति अवश्य होगी। तब झवेर लकड़हारे ने मुझे उठाकर अपनी जेब में रख लिया। तब मुझे लगा कि निश्चय ही मैं एक दिन वापस राजा के हाथों में अवश्य पहुंचूंगी। जिस दिन रामलाल ने मुझे नमक के दामों तोला और खरीदा, उस दिन मुझे बुरा नहीं लगा। मैंने यही सोचकर संतोष किया कि जौहरी के हाथों में पहुंचूंगी तो वही मेरा मूल्य समझेगा। लेकिन जौहरी होकर भी जब तुमने मेरी कीमत केवल चांदी का एक सिक्का आंकी तो मेरा दिल टूट गया और मेरे टुकड़े टुकड़े हो गए। तुमने पारखी होते हुए भी मेरा सही मूल्य नहीं अदा किया। मणि की बात सुनकर जौहरी को अपनी भूल का आभास हुआ। उसने मणि से क्षमा मांगी। वाह अनंत, तुमने तो बड़ी कुशलता से मेरी अधूरी कहानी को पूरा कर दिया है। मैं तुम्हारी बुद्धिमानी का लोहा मान गया हूँ। अब मैं और सिंहासन नीचे आ रहे हैं। यह कह तोते ने अपने पंख फड़फड़ाए। अगले ही पल शूं! ओह, सिंहासन नीचे आ रहा है। शीघ्र ही सिंहासन जमीन पर आ लगा। अनंत, आगे बढ़कर इस सिंहासन पर बैठ जाओ। अब इस पर तुम्हारा ही अधिकार है। मैं? हाँ अनंत, इस जादुई सिंहासन पर अब केवल तुम ही बैठ सकते हो। तुम्हारे सिवाय जो भी इस सिंहासन पर बैठने की कोशिश करेगा तुरंत मर जाएगा। ओह! अनंत आगे बढ़कर सिंहासन पर बैठ गया। तब सतरंगी तोते ने पुनः पंख फड़फड़ाए। सिंहासन जमीन से उठकर सुरंग की ओर बढ़ चला। ओह, कैसा रोमांच का अनुभव हो रहा है। सुरंग से बाहर पहुंचकर अनंत ने सिंहासन रुकवाया। तत्पश्चात पत्तों के एक दोने में बावड़ी का पानी भरा और उसे ले सिंहासन पर बैठ पुनः आकाश में उड़ चला। बोलने वाले तोते, सिंहासन को मृणाल वन में वृंदा जादूगरनी की झोपड़ी के बाहर ले चलो। अच्छा अनंत। शीघ्र ही सिंहासन वृंदा जादूगरनी की झोपड़ी के बाहर जा उतरा। बोलने वाले तोते, मैं जरा वृंदा जादूगरनी से मिलाऊं। हाँ हाँ, क्यों नहीं, जाओ मिलाओ। बावड़ी का पानी हाथ में ले अनंत ने झोपड़ी में प्रवेश किया। आ गए बेटा? हाँ माँ। बेटा, जल्दी से बावड़ी का पानी मुझे पिला दो। मेरा मन मुक्ति के लिए तड़प रहा है। अच्छा माँ। अनंत ने दोने में से कुछ पानी लिया और ओह, कितनी शांति मिल रही है मेरे मन को। अगले ही पल, ओह, यह कैसा धुआं है। बूढ़ी माँ धुएं में विलीन होती जा रही है। शीघ्र ही वृंदा जादूगरनी सारी की सारी धुएं में विलीन हो गई। कुछ देर बाद जब धुआं छटा तो इस प्रकार बूढ़ी माँ ने मुक्ति पाई है। भारी मन से अनंत झोपड़ी से बाहर निकला। फिर वह वन में खड़े पत्थरों के बुतों के पास गया। अब मुझे इन बुतों पर बावड़ी का पानी छिड़कना चाहिए। उसने बुतों पर बावड़ी का पानी छिड़कना शुरू किया। ओह, पानी छिड़कते ही यह पत्थर का बुत सचमुच मानव में बदल रहा है। शीघ्र ही ललित सहित अन्य बुतों को भी उसने बावड़ी का पानी छिड़ककर जीवित अवस्था में ला दिया था। अनंत, तुम यहाँ? हाँ युवराज, मैंने बावड़ी का जल छिड़ककर तुम्हें व इन सबको पत्थर से पुनः मानव बनाया है। ओ अनंत, हम तुम्हारे बहुत ही शुक्रगुजार हैं। युवराज, मुझे शर्मिंदा न कीजिए। यह तो मेरा फर्ज था जिसे मैंने पूरा किया है। सभी बुत मानव रूप ले चुके थे। उन्होंने अपने उद्धारकर्ता अनंत को धन्यवाद किया और अपने अपने घरों को चल दिए। तब अनंत ने ललित से कहा, आइए युवराज, अब हम भी सुजानगढ़ चलें। वहाँ महाराज व महारानी आपके प्रति चिंतित हो रहे होंगे। ललित को साथ ले अनंत सिंहासन के पास पहुंचा। सिंहासन के पास पहुंचकर अचानक उसे तोते की बात याद आ गई। वह ललित से बोला, क्षमा करें युवराज, आप किसी घोड़े का इंतजाम कर उस पर बैठकर आ जाना। मैं इस सिंहासन पर बैठकर सुजानगढ़ जा रहा हूँ। ओह, इस दुष्ट की इतनी मजाल, मुझे यहाँ छोड़कर स्वयं सिंहासन पर बैठकर जा रहा है। इसे अभी इसका मजा चखाता हूँ। क्रोध में ललित का हाथ अपनी तलवार की मुठ पर चला गया। तभी तोते ने पंख फड़फड़ाए और शूं! सिंहासन तेजी से ऊपर उठ गया। ललित हतप्रभ सा खड़ा रह गया। शीघ्र ही सिंहासन आकाश में जा पहुंचा। अनंत, तू यहाँ तो मुझे दगा दे गया, पर मैं तुझे सुजानगढ़ पहुंचकर जीवित नहीं छोड़ूंगा। वहां उसे भला घोड़ा कहाँ मिलता, अतः वह झल्लाता हुआ पैदल ही सुजानगढ़ की ओर चल दिया। शीघ्र ही सिंहासन उड़ता हुआ सुजानगढ़ जा पहुंचा। बोलने वाले तोते, रात हो चुकी है। महाराज इस समय अपने शयन कक्ष में होंगे। सिंहासन को तुम वहीं ले चलो। ठीक है अनंत। कुछ देर बाद ही सिंहासन राजा मान सिंह के शयन कक्ष में जा उतरा। ओह अनंत, तुम? हाँ महाराज,
देखिए, मैं सिंहासन और बोलने वाला तोता ले आया हूँ। ओ अनंत, तुमने तो मेरे सपने को सचमुच साकार कर दिया है। मैं तुमसे बहुत खुश हूँ। मांगो, क्या चाहिए तुम्हें? महाराज, आपका वज्र हस्त मेरे सिर पर हमेशा रहे। इसके अलावा मुझे और कुछ नहीं चाहिए। ओ अनंत, तुमने मांगा भी तो क्या मांगा? मान सिंह ने उसे अपनी छाती से लगा लिया। तभी सिंहासन पर बैठने के उद्देश्य से मान सिंह सिंहासन की ओर बढ़ा। ठहरिए राजन, ऐसा अनर्थ न करना, वरना जान से हाथ धो बैठोगे। यह सुन मान सिंह वहीं ठिठक कर रुक गया। उसने हैरत से अनंत की ओर देखा। अनंत, यह तोता क्या कह रहा है? अनंत मान सिंह की बात का कोई जवाब दे पाता, इससे पहले ही तोते ने पुनः मान सिंह से कहा, राजन, अनंत ने इस दुर्लभ सिंहासन को अपनी चतुराई से हासिल किया है, इसलिए इस सिंहासन पर केवल अनंत ही बैठ सकता है। इसके अलावा जो कोई भी इस सिंहासन पर बैठेगा वह तुरंत मर जाएगा। ओह महाराज, अब मेरी बात ध्यान से सुनो। ललित किसी भी प्रकार इस देश का युवराज बनने के योग्य नहीं है। आपको अनंत को इस राज्य का युवराज घोषित कर देना चाहिए। यही आपके व राज्य के हित में है। इस बात को तो हम पहले ही दिल में सोचे बैठे हैं। महाराज, शुभ कार्य में देरी कैसी? इससे पहले कि ललित अनंत के युवराज बनने में कोई अड़ंगा पैदा करे, आप शीघ्र ही अनंत को युवराज घोषित करते। लेकिन ललित अब क्या अड़ंगा पैदा करेगा? उसका तो कई माह से अता पता ही नहीं है। पता नहीं वह जीवित भी है या नहीं। महाराज, ललित जीवित है और इस समय तेजी से सुजानगढ़ की ओर बढ़ा चला आ रहा है। अच्छा, वह जीवित है? तब ठीक है, हम कल ही अनंत को युवराज बना देंगे। अनंत, अब तुम अपने कक्ष में जाकर आराम करो, बाकी बातें सुबह होंगी। जो आज्ञा महाराज। देखो अनंत, हम तुम्हें इस राज्य का युवराज बनाने वाले हैं, इसलिए अब तुम हमें महाराज न कहकर पिताजी कहा करो। जी, आपको पिताजी कहने की मैं धीरे धीरे ही आदत डाल पाऊंगा महाराज। अनंत सिंहासन व तोते के साथ अपने कक्ष में आ गया। बोलने वाले तोते, महारानी ललिता ललित की ओर से बहुत दुखी है। मैं जाकर उन्हें ललित के जीवित होने की सूचना दे आऊं। अच्छा। अनंत उसी समय महारानी ललिता के पास पहुंचा। कौन हो तुम? महारानी जी, मैं वही अनाथ हूँ जिसे महाराज आश्रम से अपने साथ लाए थे। तुम ही हो वह? लेकिन तुम तो महाराज के कहने पर सिंहासन व बोलने वाले तोते की खोज में गए हुए थे। महारानी जी, मैं वे दोनों वस्तुएं ले आया हूँ। साथ ही आपके लिए एक शुभ सूचना भी लाया हूँ। कैसी शुभ सूचना? महारानी जी, आपके भाई युवराज ललित मुझे राह में मिले थे। क्या? हाँ महारानी जी, वे सकुशल हैं और शीघ्र ही सुजानगढ़ पहुँचेंगे। ललित की कुशलता का समाचार पाकर ललिता प्रसन्न हो उठी और अनंत वापस अपने कक्ष में लौट आया। दूसरे दिन दरबार लगने पर राजा मान सिंह ने घोषणा की, समस्त दरबारियों व प्रजाजनों, यह तो आप जानते ही हैं कि मेरी कोई संतान नहीं है, इसलिए मैंने इस युवक अनंत को गोद लेने का निश्चय किया है और मैं घोषित करता हूँ कि आज से अनंत ही सुजानगढ़ का युवराज है। महाराज को यह क्या सूझी? ललित की अनुपस्थिति में इस अनाथ युवक को सुजानगढ़ का युवराज घोषित कर दिया। इधर मान सिंह ने पास खड़े अनंत से कहा, अनंत, तुम जिस अद्भुत सिंहासन को लेकर आए हो, आज से वह सिंहासन युवराज का सिंहासन कहलाएगा। जाओ, अपने सिंहासन पर जाकर बैठो। जो आज्ञा पिताजी महाराज। तुमने मुझे पिता कहा? जी पिताजी महाराज। खुशी के आवेग में मान सिंह ने अनंत को अपनी छाती से लगा लिया। तब मान सिंह के पैर छूकर अनंत अपने सिंहासन की ओर बढ़ा। अभी वह सिंहासन के समीप पहुंचा ही था कि दरबार में प्रवेश करता ललित जोर से चीखा, ठहरो, जहां हो वहीं रुक जाओ। अनंत जहां का तहां रुक गया। लगभग दौड़ता हुआ ललित अनंत के समीप पहुंचा। तुम इस देश के युवराज कभी नहीं हो सकते। इस देश का युवराज मैं हूँ। मैं युवराज के सिंहासन पर तुम्हारा नहीं, मेरा हक है। इस राज्य का वारिस मैं हूँ, तुम नहीं। ललित, तुम्हें जो कुछ कहना है महाराज से कहो, मुझसे नहीं। उन्होंने ही मुझे इस सिंहासन पर बैठने का आदेश दिया है। यह सुन ललित ने मान सिंह से कहा, महाराज, यह पक्षपात क्यों? मेरे स्थान पर आपने इस अनाथ युवक को युवराज घोषित क्यों किया? मान सिंह ने उस पर उपेक्षा भरी नजर डालते हुए कहा, ललित, तुम युवराज बनने के योग्य नहीं हो। तुमने अब तक इस पद की गरिमा को जाना भी है? तुम तो हर समय राग रंग और मौज मस्ती की महफिलों में ही डूबे रहे। ऐसे मनुष्य को
हम सुजानगढ़ का युवराज भला कैसे बना सकते थे? महाराज, चीखो मत ललित, अपनी सीमा में रहो। तुमसे मैंने प्रथम कोई कार्य करने को कहा, तुम उसे पूरा न कर सके, जबकि तुमसे बाद में गया अनंत उस कार्य को पूरा कर लाया है। मेहनती, साहसी व वीर अनंत ही इस देश का युवराज बनने के योग्य है। मैं ऐसा कदापि नहीं होने दूंगा। क्या करोगे तुम? मैं अपना पद जबरन हासिल करके रहूंगा। यह कह ललित मुड़ा और मैं इस सिंहासन पर आसीन होकर रहूंगा। अरे ललित, यह क्या कर रहे हो? इस सिंहासन पर मत चढ़ो वरना। लेकिन ललित ने गुस्से में अनंत का हाथ झटक दिया और सिंहासन पर जा बैठा। हे मेरे भगवान, अब क्या होगा? अगले ही पल, आह, यह तो होना ही था। क्षण भर में ही ललित का शरीर काला पड़ गया। उसकी मृत्यु हो चुकी थी। अनंत ने दौड़कर उसके शव को सिंहासन से उतारा। ललित, यह तूने क्या किया? सिंहासन का वारिस बनने की धुन में मौत का वारिस बन बैठा। सारा दरबार इस अप्रत्याशित दुर्घटना से हतप्रभ रह गया था। पूर्ण राजकीय सम्मान के साथ ललित का अंतिम संस्कार कर दिया गया। बाद में अनंत ही सुजानगढ़ का युवराज बना। मान सिंह के बाद वही सुजानगढ़ का राजा बना। अब महारानी ललिता ने भी उसे पुत्र के रूप में स्वीकार कर लिया था। तो यह थी मनोज कॉमिक्स की एक मज़ेदार कॉमिक्स। ऐसी ही मज़ेदार कॉमिक्स के लिए बने रहें मेरे साथ। और हाँ, मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।